अगर ये चीज़ पूछा जाए कि सबसे अच्छा एसेट क्लास कौन सा है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है इसका जवाब ये दे कि भाई इक्विटी सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर एसेट क्लास है, क्योंकि वहाँ पर पैसे ज़्यादा बन सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं गोल्ड बहुत ही अच्छा एसेट क्लास है, कुछ लोग कह सकते हैं डेट बहुत ही अच्छा एसेट क्लास है। मतलब अलग अलग हिसाब किताब से अपने अपने आंसर करेंगे लोग। लेकिन हमेशा आप याद रखिए कि कभी भी सिर्फ एक एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करके आपको कभी भी सुकून से बैठ नहीं जाना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई सबसे अच्छा एसेट क्लास ये है, मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है अब तो पैसे बनेंगे ही बनेंगे। अगर इस गलत फहमी में है तो यकीनन आपको जितनी जल्द हो सके इस गलत फहमी से बाहर निकल जाना चाहिए। तो आज इसके ही ऊपर हम बात करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट किस तरह के एसेट क्लास में करना चाहिए। दूसरी बात, अगर एसेट क्लास तय हो जाता है फिर भी आपको वहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है जो कि बाकी रहती है, आपके ऊपर रहती है। मतलब कहाँ पर कितने निवेश करना चाहिए। इसके अलावा 5 स्मॉल के फंड के बारे में भी बात करेंगे, जो कि मुझे लगता है आने वाले 10 साल 15 साल में वो लाइफ चेंजर साबित हो सकता है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले सर, अगर हम बात करें कि सबसे बढ़िया एसेट क्लास कौन है, तो देखिए अगर मेरे से पूछे तो मैं तो कहूँगा कि भाई इक्विटी सबसे बढ़िया एसेट क्लास है। देखिए अब यहाँ पर मैंने इक्विटी को सबसे अच्छा एसेट क्लास कहा है, लेकिन आप किसी और को कह सकते हो, उसके पीछे आपका कुछ रीज़न होगा। अगर मेरे रीज़न की बात करें तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे फास्ट अगर कहीं पर पैसे बनते हैं ना तो वो इक्विटी है। गोल्ड हो, डेट हो, उसके अलावा रियल एस्टेट वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को ले लीजिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन सबसे फास्ट जो पैसे बनते हैं वो इक्विटी में बनते हैं। खैर आप मेरे इस ओपिनियन के साथ एग्री ना करें, ऐसा भी हो सकता है, खैर इससे मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है, लेकिन आपका अपना पर्सनल कुछ ओपिनियन होगा। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे इक्विटी अच्छे लगते हैं। तो क्या अगर मेरे तहत, या आपको गोल्ड अच्छे लगते हैं तो आपके तहत क्या सारे पैसे इक्विटी में डाल देना चाहिए? और आपको अगर गोल्ड अच्छा लगता है तो क्या सारा पैसा गोल्ड में डालना चाहिए? या फिर आपको रियल एस्टेट अच्छे लगते हैं तो क्या सारे पैसे रियल एस्टेट में डाल देना चाहिए? नहीं, नहीं डालना चाहिए। ये तरीका नहीं है। देखिए इन्वेस्टमेंट का तरीका ये है कि चाहे वो जो भी एसेट क्लास हो, देखिए हर एसेट क्लास अच्छे और बुरे अपनी अपनी जगह पे उनमें अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कौन इंसान किस हिसाब किताब से, किस रिस्क प्रोफाइल के साथ, किस मकसद के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उनके लिए उनके हिसाब किताब से उनके अकॉर्डिंग अलग अलग एसेट क्लास होते हैं। सारे ही एसेट क्लास अच्छे होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का तरीका यह है कि भाई आप इक्विटी में भी निवेश करिए, उसके बाद हो सके तो आप गोल्ड में भी निवेश करिए, उसके बाद हो सकता है तो रियल एस्टेट में भी आप निवेश करिए, उसके बाद और भी दूसरे जो भी एसेट क्लास है उन सारी जगहों पे आप निवेश करिए। अब एक सवाल आता है कि आखिर इस बात का डिसीजन कैसे हो पाएगा। चलिए ठीक है, एक एसेट क्लास में नहीं निवेश करेंगे, अलग अलग में करेंगे, लेकिन इस बात का डिसीजन कैसे हो पाएगा कि आपको कितना परसेंटेज जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है या जितने भी पैसे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनमें से कितने परसेंटेज आपको इक्विटी में डालना चाहिए, कितने परसेंट गोल्ड में डालना चाहिए, कितने परसेंट रियल एस्टेट में डालना चाहिए, कितने परसेंट उसके अलावा डेट में आते हैं। देखिए डेट में अब कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं भाई गोल्ड डेट में इंक्लूड हो सकता है। देखिए ऐसा कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। गोल्ड में डेट में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो फाइनली ये चीज़ कैसे पता चलेगा कि कितना इक्विटी, कितना डेट और दूसरी जगहों पे किस परसेंटेज के साथ एलोकेट करना चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग एज ग्रुप लिख कर रखा हुआ है। अब आपको कहाँ पर कितना निवेश करना चाहिए ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर मैंने 25 से 34 लिखा हुआ है, 35 से 44, 45 से 54, 65, 55 से 64 और 64 प्लस, समझ रहे नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई बंदा ऐसा भी हो जो कि 22 साल या फिर 23 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दे। उनके लिए फिर क्या, उनके लिए भी हम बात करेंगे। मैं फाइनली यहाँ पर अगर 30 की एज तक पकड़ लूँ तो मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं होगी। मतलब आपकी एज अगर 30 है या 30 से नीचे है, अब 30 से नीचे कुछ भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 26 भी, 27 भी हो सकते हैं, 21 भी, 22 भी, 23 भी और 24-25 भी, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। तो इस बीच में अगर आपकी एज है तो मुझे लगता है कि आपको 100% अगर इक्विटी में डाल दें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। डालने वाले डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ना डालना ज़्यादा बेहतर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डालने को डाला जा सकता है। ये उम्र ऐसी होती है जहाँ पर आपके लिए ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती, आपके सर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है। वो पैसे पे आप रिस्क ले सकते हैं और
25, 26, 24 की उम्र जो होती है ना, यहाँ पर से अक्सर लोग जो है ना 25, 27, 28 के बाद अपनी पढ़ाई की जो जर्नी होती है ना, उनको ख़त्म करके वो जॉब में आते हैं, नया नया आते हैं। तो धीरे धीरे आपके जॉब की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है, लाइफ आगे की तरफ बढ़ती है, और दिन ब दिन जैसे दिन गुजरते हैं, साल ईयर गुजरते रहते हैं, उसी तरीके से आपके सैलरी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो फाइनली आपकी जो एज होती है वहाँ पर आपकी रिस्क लेने वाली एज होती है, वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। प्लस अगर मानकर चलिए बाय द वे कुछ नुकसान हो जाता है तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम रहता है कि आप उसको रिकवर कर सकते हैं, और रिकवर करने के लिए मार्केट में टिके रह सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि फाइनली 30 तक की जो उम्र होती है, इस उम्र में टोटल अगर चाहे तो आप इक्विटी में डाल सकते हैं। कहाँ डाल सकते हैं? इक्विटी में डाल सकते हैं। लेकिन इनकेस हम मान लेते हैं कि आपकी उम्र 30 क्रॉस कर चुकी है, मतलब आपकी उम्र 35 है या फिर 40 है, समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर आ जाते हैं हम, 35 है या फिर 44 है, इस बीच में है, या फिर 45 है, 54 है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जितनी आपकी उम्र है, मतलब मान कर चलिए आपकी उम्र है कितनी? आपकी उम्र है 40 साल। आप उनमें से 40% को कहाँ डालिए? 40% को आपको डेट में डालना है। बचे जो 60% है ना, उसको इक्विटी में डालना है। इक्विटी, देखिए यहाँ पर सीन क्या रहता है पता है आपको? जैसे जैसे एज बढ़ती है, मानकर चलिए आपकी एज हो गई 50 ईयर्स, तो आपको 50% कहाँ डालना है? डेट में डाल देना है। उसके बाद एज हो गई 60 ईयर्स, तो 60% आपको कहाँ डालना है? डेट में डालना है। 70 ईयर्स हो गई तो 70% डेट में डालना है। ये वाला सीन यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन ये ज़्यादा एज होने के बाद, 60 प्लस 65 प्लस होने के बाद, 60 प्लस होने के बाद इस बात को तो हम मान सकते हैं कि भाई जितनी एज हो उतना % आपको डेट में डालना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि 45 साल की भी उम्र है, 54 साल की भी उम्र है, उसके बाद 44 साल, 35 साल, ये कुछ एज ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो अगर वो चाहें तो अगरचे उनकी एज 40 हो चुकी है लेकिन वो अपना 40% डेट में ना डालें, वो कम ही डालें, मतलब 35% डालें, 30% डेट में डालें, या फिर हो सकता है 20% डेट में डालें। उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब किताब से रिस्क ले सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 60 के बाद जो एज होती है, समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर जैसे 55, 64 हो गया, तो 55 के बाद जो भी एज आती है 56, 57, 58, 59, 60 वगैरह 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 जो भी है, या फिर 64 प्लस, इस उम्र वाले को ख़ास तौर से उनका जो एलोकेशन होना चाहिए, मुझे लगता है कि उनको चाह कर भी इक्विटी में नहीं आना चाहिए। रीज़न ये है कि देखिए वो आने को तो आ जाएंगे, लेकिन अगर वो लंबे समय के लिए, और इक्विटी में लंबे समय के लिए ही आना चाहिए, तो अगर उनकी एज ज़्यादा है तो कुछ नुकसान होते हैं, तो फिर लंबे समय के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है इंतज़ार करें, मतलब लंबे समय में इंतज़ार करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। दूसरी बात, प्रेशर भी उनके कुछ और भी रहते हैं, क्योंकि उम्र की जो सिचुएशन है वो कुछ और होने लगती है, और कुदरती तौर पे जो हालत है उस उम्र में वो एक अलग होने लगती है। आपका बहुत अच्छा सोचने समझने का तरीका है, लेकिन जब इंसान की उम्र ज़्यादा होने लगती है तो कुदरती तौर पे उसमें चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। तो और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जिस रीज़न के तहत मुझे लगता है कि 60 और 64 के बाद ख़ास तौर से आपको उसी हिसाब किताब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो एक्चुअली में रूल है। तो फाइनली आपको मैंने बता दिया है कि आपको एक एसेट क्लास में नहीं निवेश करना चाहिए। प्लस अगर आप इक्विटी वगैरह और डेट में आते हो, गोल्ड में आते हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी और डेट का तो एक्सपोजर होना ही चाहिए। गोल्ड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद जो भी अदर चीज़ें हैं, अदर एसेट क्लास है, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन इक्विटी और डेट का एक्सपोजर तो होना ही चाहिए। इसीलिए मैंने इन दोनों पर बात की हैं। तो डिटेल्स में आपको सारी बातें पता हो गई है। अब हम उन 5 स्मॉल कैप फंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो 10 साल 8 साल के बाद वो बिल्कुल लाइफ चेंजर, गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए हम उसके डिटेल्स के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, तो ये वो 5 फंड है जो कि मुझे लगता है कि आने वाला टाइम में बहुत ही बेस्ट कर सकता है। सबसे पहले नंबर पे क्वांट स्मॉल कैप, दूसरे नंबर पे निपॉन इंडिया, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, ये इसको शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, बंधन स्मॉल कैप, ITI स्मॉल कैप फंड। देखिए, अगर पिछले 3 ईयर्स का अगर इसका रिटर्न्स देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 ईयर्स में 40.04% का रिटर्न्स दिया है। इस हिसाब किताब से
होते। अगर 3 साल पहले कोई बंदा अगर 10,000 रुपये की SIP इस फंड में किया होता तो वो पैसे आज के डेट में कितने होते? 6,99,789 रुपये पूरे इन्वेस्टेड अमाउंट, और उस पर जो भी रिटर्न्स मिले वो दोनों मिलाकर इतने पैसे हो जाते आज के डेट में। दूसरे नंबर पे आ जाता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले 3 ईयर्स में 36.38% का रिटर्न्स दिया है। इस हिसाब किताब से 10,000 रुपये की SIP अगर किसी ने इस फंड में किया होता पिछले 3 साल पहले तो वो पैसे आज के डेट में कितने होते? 6,56,093 रुपये। तीसरे नंबर पे आ जाता है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। ये फंड पिछले 3 ईयर्स में 33.38% का रिटर्न्स दिया है। अगर 10,000 रुपये की SIP किसी बंदे ने 3 साल पहले की होती तो टोटल अमाउंट आज के डेट में 6,27,533 रुपये होते हैं। चौथे नंबर पे बंधन स्मॉल कैप फंड है, उसमें भी आप देख लीजिए, इसमें 6 लाख रुपये और 8,357 रुपये ये कुछ पैसे हो जाते। इन्होंने इस फंड ने पिछले 3 ईयर्स में 32.04% का रिटर्न्स दिया है। ITI स्मॉल कैप फंड पिछले 3 ईयर्स में 26.67% का रिटर्न्स दिया है। अगर यहाँ पर 10,000 की SIP 3 साल पहले की होती तो वो पैसे आज के डेट में टोटल मैच्योरिटी के रूप में जो होता वो कितना होता? 5,54,852 रुपये होता है। देखिए ये कुछ ऐसे फंड है जहाँ पर आप लमसम और SIP दोनों ही कर सकते हैं। अब देखिए निप्पॉन की अगर बात की जाए ना तो यहाँ पर लमसम का जो विंडो है वो क्लोज कर दिया गया है, और ये काफ़ी टाइम पहले, तो यहाँ पर तो आप लमसम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं अगर ओपन होता तो आप इसमें भी कर सकते थे। मतलब इस लाइक वो फंड है कि आप लमसम चाहे तो लमसम भी कर सकते हैं, SIP चाहे तो SIP, दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो फंड है वहाँ पर तो आप लमसम SIP कर ही सकते हैं, बस यहाँ पर नहीं कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ SIP ही करनी होगी, लमसम आप कर नहीं सकते हैं। एक बात और भी कहना चाहूँगा, यहाँ पर निप्पॉन के अलावा जो भी फंड है ज़्यादातर फंड्स ऐसे हैं जिनके AUM बहुत बड़े नहीं हैं, तो आप इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप इस हिसाब किताब से भी सोच सकते हैं कि भाई जिस फंड का मतलब फंड साइज़ बहुत बड़ा ना हो तो उस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए, बहुत मरतबा लोग कहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और दूसरा इस पॉइंट से भी आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर पोटेंशियल है, फंड साइज़ अगर कम है, फंड का परफॉर्म अच्छा है, फंड में सब कुछ अच्छा है, फंड साइज़ उसका कम है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, वहाँ पर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये दोनों हिसाब किताब से आप देख सकते हैं। कई सारे फंड्स हैं जिनके अल्फ़ा आप देखेंगे, अल्फ़ा रेशियो तो बहुत ही हाई लेवल के अल्फ़ा रेशियोज मिलते हैं वहाँ पर। तो ये सारे कई रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो स्मॉल कैप्स हैं टोटल 5, ये मुझे लगता है आने वाला टाइम में बहुत ही बेस्ट कर सकता है। तो अगर ज़रूरत है, देखिए मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन फंड्स में से किसी में इन्वेस्टमेंट करिए या ना करिए, ये आपके मतलब अपने रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपकी अपनी डीप रिसर्च होनी चाहिए। किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप सोचिए समझिए और उसमें रिसर्च करने की कोशिश कीजिए कि क्या वो फंड आपके रिस्क एपिटाइट के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। सारी चीज़ों को देखने के बाद तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिर्फ पास्ट का रिटर्न्स देकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये तरीका सही है। देखिए अब पास्ट रिटर्न्स की बात आई तो एक और भी बात मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 40%, यहाँ पर जो भी रिटर्न्स मैंने लिखा हुआ है अलग अलग फंड के, मानकर चलिए कौन स्मॉल कैप फंड है तो इसके ये पास्ट रिटर्न्स है, पास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स है 40.04%। इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले 3 साल में भी ये फंड इसी तरीके का रिटर्न्स देगा, गारंटी नहीं है। ये कम भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ख़ास तौर से मार्केट कंडीशन के ऊपर तो ये डिपेंड करता है। उसी तरीके से सारे फंड के साथ हो सकते हैं। तो फाइनली ये कुछ मेन इन्फॉर्मेशन थे जो कि मैंने आपको बता दिया है वीडियो में। मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें जो मुझे बतानी थी, जिसके बारे में बात करनी थी, वो सारी बातें मैंने कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्लस आपका भी कुछ भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में या नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।